दिमाग चक्कर ढिन्नी की तरह धूमने लगा उसका। जब अंजुमन की बच्ची ने दस्तक होने पर दरवाजा खोला, भीगी हवा ने बेफाम होकर मिनटों में घर का माहौल पलट दिया। वो डोर लॉक करके वापस मां के पास बैठ गई थी। उस वक्त अंजुमन का मन और दिमाग सतर्क हो गए। हथौड़े की तरह एक बात दिमाग पर चोट कर रही थी। कोई बात जरूर है। हवाओं ने अपना रुख पलटा है। बरसते आसमां के साथ आंधियां यूं ही दो दो हाथ नहीं हुई। उसकी छठी इंद्रिय ने उसे सावधान कर दिया। उसके पास ताकत भी तो थी। किसी दीर्घ दृष्टा की तरह वो जीवन में उठने वाले तूफान की आहट पहचान लेती थी। वारिस की मौत उसके लिए सदमा साबित हुई थी। पति की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। मम्मी जी, म्हारी आंखें भारी होवन लागी हैं। बिटिया ने उसकी विचार श्रृंखला पर ब्रेक लगाई। तू आराम से मारे कन्ने सो जा गुड़िया। उसने जैसे ही बच्ची की पीठ पर हाथ फेरा, वो गहरी नींद में डूब गई। इतनी जल्दी बेटी की आंख लगने पर उसे बड़ी हैरानी हुई। पर ऐसा क्यों हुआ? इस बात को लेकर उसे ज्यादा दिमाग खपाना न पड़ा। जब वॉल क्लॉक ने 10 की घंटी बजाई, तब उसके कंधे पर जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी। कौन? हड़बड़ाहट में उसकी जबान साथ नहीं दे रही थी। उसके कान में धीमी फुसफुसाहट हुई। मैं हूं, पहचाना नहीं? आवाज सुनकर उसकी धड़कन तेज हो गई। वारिस! उसके कपत्ते होंठ फफड़े। हां, मैं हूं। वह समझ गई कि वारिस खान की रूह कुछ कहने आई है। उसको यकीन नहीं हो रहा था। खिड़कियां, दरवाजे पर लगे पर्दे फड़फड़ाने लगे थे। कमरे में जानी पहचानी नाजनीन इत्तर की खुशबू महक उठी। बिना खौफ खाए वो बोली, मैंने सोचा भी न था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। गलती मारी है। वारिस खान उसकी बेड पर उसे नजर आया। कौन सी गलती हुई आपसे? अंजुमन काफी हैरान थी। जिस दिन मेरी मौत हुई, तुम्हें याद है, फज्र के वक्त एक अनजाने नंबर से मुझे कॉल आई थी। हाँ, और आपने कहा था एक्सीडेंट हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा। काश उस वक्त एक छोटी सी बात मेरी समझ में आ जाती कि मेरे पर्सनल नंबर पर इस टाइम किसी अनजान लेडी की कॉल कैसे आई। घबराई हुई आवाज में कोई लेडी कह रही थी, सर जल्दी आ जाइए। कच्ची सड़क पर रात को एक भारी दुर्घटना हुई है। रात को जख्मी हुआ वो इंसान गाड़ी में बेहोश पड़ा है। अगर मर गया तो गजब हो जाएगा। आप जल्दी आ जाइए। यहाँ अनगिनत मानव भक्षी गिद्ध के समूह ने हड़कंप मचा रखा है। सभी उस कार पर मंडरा रहे हैं। समझ गया, मैं जल्दी आता हूँ, कहकर मैं भागा था। हाँ, मुझे याद है, आपको ड्यूटी करते हुए भला मैं कैसे रोकती थी। पुलिस की नौकरी में जिनसे भी मेरा ताल्लुक रहा, सभी रिश्वतखोर और बेईमानियों के बाप थे। मिठाई के रूप में हराम की दौलत आती थी तो मुझे भी उसमें हिस्सा दिया जाता था। मना करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। जब मगरमच्छ ही आदमखोर हो तो उनकी टोली में शामिल हो जाने में ही समझदारी होती है। मैं भी हराम का पैसे लेने वाला भ्रष्ट अफसर बन गया था। तकरीबन परिवार पर आने वाली सारी मुसीबतों का अंदेशा तुझे पहले से होने के बावजूद मेरे बुरे कर्मों का अंजाम तुझे नजर नहीं आया। और आता भी कैसे? तेरे जिस्म में रहने वाली रूहानी ताकतें मुझ जैसे भ्रष्ट इंसान की रक्षा कैसे करती भला? डॉक्टर ने बताया था तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से हुई है। तुम्हारी मौत के बाद तुरंत ही सारा नजारा जैसे मेरी आंखों के सामने से गुजरा था। फिर भी आप बताइए, मैं आपसे सुनना चाहूंगी। फिर घर से निकलते ही मैं सीधा उस कच्ची सड़क पर पहुंचा जहां यह हादसा हुआ था। हल्की हल्की बारिश की वजह से सड़क पर की मिट्टी गीली मुलायम हो गई थी। लोहे की रेलिंग वाली ढलान पर वो बैठी थी। अभी अंधेरे ने पूरी तरह अपनी माया को नहीं समेटा था। भूमि पर बिछी सूखे पत्तों की चद्दर उसकी कातिलाना मार से झुलस गई थी। पेड़ पौधे मोती सजाकर चमक रहे थे। बर्फीली जानलेवा ठंड में वो नजर आई। सड़क के एक टर्न पर पुलिस वाहन को मैंने पार्क किया। उसके माथे पर चुनरी थी। घूंघट में चेहरा आसमां में जगमगा रहे चांद की भांति नजर आ रहा था। उसका उज्जवल रूप देखकर एक पल के लिए मैं भौचक्का रह गया। किसी भी पुरुष का ईमान डगमगा जाए, ऐसा उसके रूप का जलवा था। ढलान से नीचे उतरकर वो कार पलट गई थी। वाकई आसमां में गिद्ध कार पर मंडराते नजर आए। अपने मन और दिमाग को कंट्रोल करके मैं कार की तरफ उंगली करते हुए उससे मुखातिब हुआ। क्या यही वो कार है? हाँ, यही है, उस लेडी ने काफी हताश होकर कहा। वैसे मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही थीं। हैरानी थी मुझे कि उस पर ठंड का जरा भी कुछ असर न था। सर जी, मेरा बयान आप बाद में लेते रहना, पहले इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ।
उसने पलटी हुई कार की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका श्वेत चेहरा रक्तिम हो गया। उस अनजान औरत की बात मेरे जहन में उतर गई। मैं तेज कदमों से कार के नजदीक पहुंचा। शीशा खुला होने की वजह से ड्राइविंग सीट साइड का दरवाजा खोलने में दिक्कत ना हुई। मैंने उस शख्स को संभालकर बाहर खींच लिया। वो बेहोश था। उसका कंधा पकड़ झिंझोड़ते हुए उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर ढाक के तीन पात। मुझे लगा कहीं गाड़ी से बाहर निकालकर मैंने गलती तो नहीं की। इतनी ठंड में तो ये जख्मी इंसान मर जाएगा साहब जी। उसके चेहरे पर रंज की लकीरें छा गईं। अपने गर्म कोट से उसका बदन कृपया ढक लीजिए, फिर आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती और तुम मुझे नसीहत ना दो। मैंने अकड़ दिखाई। उस औरत की बात मुझे सही लगी थी, पर उसने कहा, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार 108 को कॉल लगाई। कोहरे ने कहर बरतिया था। चारों ओर पेड़ पौधे और झाड़ियों थी। इन हरियाली वादियों में कोहरे की धुंध इस कदर छाई थी जैसे कुदरत ने श्वेत चद्दर बिछाकर हरियाली को ढक रखा था। कच्ची सड़क के करीब बहुत ही पुराना वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष पर बहुत सारे गीध आपस में फाइट करते हुए चीख रहे थे। मुझे उस खौफनाक नजारे को देखकर ताज्जुब हुआ। क्या देख रहे हो साहब जी? वो घूंघट वाली औरत बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे लगता है वहां कुछ है। सारा इलाका जंगल से भरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं आपका काम आसान कर दूंगी। अच्छा, वो कैसे? उसकी गहरी गहरी आंखों में देखकर मैंने पूछा। कार हादसे के पश्चात ही यहाँ घिनौना अत्याचार हुआ है। एक जिंदगी को तबाह किया गया है। पर उस दरिंदे को पता नहीं था उसकी इस घिनौनी हरकत को जंगल से गुजर रहे एक तपस्वी बाबा ने देख लिया था, जो अपने आप में ही एक महामाया था। मैं सोचने लगा, जब से आया हूं कुछ ना कुछ अजीब सा मेरे साथ हो रहा था। अब फिर कोई नया राज उजागर होगा। मैंने अपनी जिज्ञासा जताई। ओह, आप बता सकती हैं ये सब किसने किया है? किसकी जिंदगी तबाह हुई? ऑफ कोर्स बता सकती हूँ। तो फिर मुहूर्त देखना बाकी है। शुरू हो जाओ। जो कुछ भी देखा है बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। देखो साहब जी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यहाँ पर अपराध हुओन है। जख्मी और बेहोश छोरे की वाइफ के साथ रेप करके उसे जमीन में गाड़ दिया गया है। मेरी आंखें सिकुड़ गई। वो और खुलासा करने लगी। रेप के बाद उसके सारे गहने चुरा लिए गए हैं। आगे एक ढाबा है, वहां जाकर ढाबे वाले छोरे को सख्ती से पूछिए। सारी बात तोते की तरह उगल देगा। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? क्या सब तुमने अपनी आंखों से देखा है? ऐसा ही समझ लो। बड़ी ही रहस्यमय उसकी बात थी। मैंने तसल्ली करना मुनासिब समझा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो लड़की को घसीटने के निशान हो गए। मैं मोबाइल टॉर्च से भूमि को देखने लगा। भूमि पर ओस से भीगे पत्तों की परत के कारण कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। कार के पिछला हिस्सा देखने के इरादे से मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने टॉर्च का प्रकाश घने बांस की हरियाली से ढके अंधेरे में डाला तो मेरी रूह कांप उठी। एक काली बिल्ली कुछ खा रही थी। उसका मुंह खून से सना था। मैं आगे बढ़ा। बिल्ली मुझ पर घुर्राई। जब मैंने उसके पंजों में फंसी चीज को पहचाना तो मेरे होश उड़ गए। वो एक गर्भनाल थी जो बच्चे के जन्म के साथ ही निकलती है। या अल्लाह, इसका मतलब तो था किसी बच्चे का जन्म हुआ है यहाँ। बिल्ली के आसपास बहुत सारे सूखे पन्ने खून से लाल हो गए थे। लगता था जैसे पत्तों पर गिरे खून को चाट चाट कर बिल्ली ने पूरी जगह खराब कर रखी थी। बिल्ली मेरे सामने बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देख रही थी। मुझे देखकर वो जरा भी डरी नहीं थी। उस औरत की बात में कुछ तो सच्चाई थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। जानना जरूरी हो गया था कि वो आखिर कौन थी और उसने यह सब कब देखा था। पर मैं ठिठक गया। वो अपनी जगह पर नहीं थी। पता नहीं इतनी देर में कहाँ चली गई। कुछ हद तक उजाला हो रहा था। वहां वटवृक्ष पर गिद्धों ने चिल्लाहट से टहलका मचाया हुआ था। तभी वहां पर 108 आ गई। एम्बुलेंस में आई तबीबी टीम को मैंने बताया, इसे फटाफट होश लाने की कोशिश करो, इससे बहुत कुछ बातें जाननी है मुझे। ओके सर जी कहकर उस जख्मी शख्स को 2 लड़कों ने ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में ले लिया। 108 को रवाना करके मैं सीधा उस वट वृक्ष के पास पहुंचा जहां गिद्धों ने हड़कंप मचा रखा था। वट वृक्ष की भुजाओं ने झकड़ा हुआ था और एक हादसा। मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा। कुछ गड़बड़ जरूर थी मगर मैं समझ नहीं पा रहा था।
वट वृक्ष की भुजाओं में जकड़ी हुई लाश की एकाएक बोटी गिद्धों ने नोच ली थी। उस लाश की दोनों टांगे इस तरह से फटी हुई थीं, जैसे दोनों तरफ से खींचकर किसी ने बेरहमी से उसे दोनों पैरों के बीच से चीर डाला था। फटे हुए कपड़े खून से सने थे, जगह जगह मांस के लोथड़े लटक रहे थे। उसका सर पूरी तरह खोपड़ी में तब्दील हो गया था। इसको इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? मेरे सामने इतना बड़ा सवाल सर उठाकर खड़ा था। इंसान को दोनों पैरों के बीच से चीरकर इस तरह पेड़ पर लटकाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मुझे लगा कि कहीं यह घटना रेप वाली घटना से जुड़ी हुई तो नहीं है। डेड बॉडी किसकी है? इसके बारे में अब तो एक ही इंसान बता सकता था, वह ढाबे वाला लड़का। एक पल की भी देरी किए बगैर मैंने ढाबे के कंपाउंड में पुलिस वाहन को रोका। गाड़ी की आवाज सुनकर ही ढाबे वाले दोनों बाप बेटे सतर्क हो गए। ओह, कहिए साहब जी, कैसे आना हुआ? मुस्कुराता हुआ भैंसे जैसा एक काला शख्स बाहर आया। क्यों, मुझे चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? मैंने ढाबे में घुसकर एक टेबल पर बैठते हुए कहा। बाहर से ही भगा देना चाहते हो? नहीं नहीं साहब जी, आपसे कैसी नाराजगी। आपकी रहम निगाहों से तो हमारी गाड़ी धनाधन दौड़ रही है। गबरू सिंह दिलदार आदमी है और ये आपका अपना ढाबा है। आप जब चाहो निसंदेह मेरी इस कुटिया में पधार भूमि को पावन कर सकते हो। बिराजिए में फटाफट अदरक वाली चाय लाता हूँ, सारी सर्दी फुर्र हो जावेगी। तुम्हारी सौंगध। मैं जानता था गबरू सिंह ढाबे की आड़ में भारी मात्रा में अफीन और चरस गुजरात होकर अन्य राज्यों में घुसेड़ रहा था। बड़े बड़े अफसर मक्खन खा रहे थे। मुझे भी अपना हिस्सा अलग से मिल जाता था। वैसे भी इस बदी को अकेला आदमी नहीं मिटा सकता, उसकी जड़ें काफी मजबूत थी। वो तो ठीक है बरखुरदार, मैंने यहाँ आने का मकसद जाहिर करते हुए कहा। क्या आप ढाबे में इतने मस्त रहते हो कि अपने अगल बगल में बड़ी से बड़ी वारदात हो रही हो और उसकी आपको भनक तक ना लगे? ऐसा कैसे हो सकता है? पहेलियां मत बुझाइए साहब जी, वाकई में कुछ नहीं जानता। कुछ हुआ है क्या? बड़ी हैरानी की बात है, गबरू सिंह जी की गिद्धों ने आपके सामने ही वटवृक्ष पर हल्ला बोला है। आपकी पैनी निगाहों से यह बात निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, वहां पर आज गिद्ध नजर आए हैं। कभी कभार मरे हुए पशुओं को लाकर उधर डाल दिया जाता है, तब गिद्ध भारी मात्रा में टूट पड़ते हैं। तभी मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। यही तो मार खा जाते हैं आप। चौकन्ने रहिए, चारों दिशाओं पर अपनी नजरें गड़ाए रखें। एक चिड़िया भी इलाके में पंख फड़फड़ाए तो आपको पता होना चाहिए, वरना आपकी बनी बनाई सल्तनत बिखर सकती हैं। साहब जी, आपकी बातें मेरे भेजे में नहीं उतर रही। बस जरा सा इशारा कर देते, मेरा ज्ञान बढ़ जाता। अभी सब समझ में आ जाएगा। कहाँ है आपके सुपुत्र को बुलाइए, हम उनके दीदार को बेताब है। गबरू सिंह का दिमाग घूमने लगा। वो समझ गया, कुछ तो लोचा जरूर था। रात को वो एक ड्राइवर के साथ बाहर गया था, कोई गड़बड़ करके तो नहीं लौटा होगा। वो जैसे ही भीतर जाने लगा, मैंने उसको रोका। 1 मिनट रुको। वो ठिठका। मैं तेजी से ढाबे के काउंटर पर गया। लॉकर खोले। फर्स्ट न सेकंड लॉकर खुलते ही गबरू सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। लॉकर में गहने छुपाकर छोरे ने रखे थे। असलियत सामने आ गई थी। माजरा कुछ हद तक समझ में आते ही गबरू सिंह सीधा मेरे पैरों में गिर पड़ा। लगता है बावले छोरे ने कुछ गलती कर दी है, माई बाप, बचा लीजिए। तुम जानते हो उसने क्या किया है। उसके दिमाग के परखच्चे उड़ाने की मैंने ठान ली। तुम्हारे सपूत ने एक्सीडेंट में बेहोश हुई लेडी का रेप करके गहने चुरा के फिर मर्डर करने के बाद उसे जमीन में गाड़ दिया है। नहीं साहब जी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ना किसी का रेप कर सकता है, ना मर्डर। रात को वह लॉरी का ड्राइवर उसे ले गया था, उसी ने यह सब किया होगा। कौन था वो? इस वक्त मेरी आंखों में खून से सनी हुई नर कंकाल बनी लाश वटवृक्ष पर लटकती तैरने लगी। फर्नांडिज? हाँ, इसी नाम से उसका दोस्त उसे बुलाता है। वो दोनों लोरी लेकर इस राह से जब भी गुजरते हैं, अपने ढाबे की दाल बाटी खाना कभी नहीं चूकते। कल रात को फर्नांडीज आया था, छोरे के पास बैठकर कुछ खुसर फुसर करके निकल गया। छोरा मुझे बताकर उसके साथ गया था। मुझे लगा कोई छोटा मोटा काम होगा, अभी वापस आ जाएगा। काफी देर हो गई थी वो नहीं आया था। मुझे बहुत चिंता होने लगी। जैसे ही उसका पता लगाने में बाहर निकला, ढाबे की मैन फाटक से उसे प्रवेशता हुआ देखकर मेरी जान में जान आई। वो काफी घबराया हुआ था। उसको मैंने पूछा भी, तू कहाँ था इतनी देर? वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
मैंने आसमां की ओर इशारा करते हुए कहा। गबरू सिंह जी, वो गिद्ध देख रहे हैं आप? उन्होंने पेड़ पर लटक रही एक लाश को नोच नोच कर खाया है। मुझे लगता है वो फर्नांडिस की ही लाश है। हो सकता है उसी ने रेप और मर्डर किया हो, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने तुम्हारे बेटे का इस्तेमाल किया हो। हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। देखो गबरू सिंह, जब ये जुर्म हुआ तुम्हारा बेटा भी मौका वारदात पर मौजूद था। सबूत के तौर पर गहने तुम्हारे ढाबे से बरामद हुए हैं। यही बातें तुम्हारे छोरे को दोषी ठहराने के लिए काफी है। मेरी बात सुनकर गबरू सिंह की आंखों में डर कथक करने लगा। एक पल का भी वक्त गंवाए बगैर लॉकर में से उसने 100 की 2 घड्डियां निकालकर मेरे हाथों में थमाते हुए कहा, ये रख लो, और भी चाहिए तो मांग लेना, मगर अपने छोरे का नाम इस मामले में नहीं आना चाहिए। गहने ले जाइए, आपको एफआईआर बनाने में काम आएंगे। काफी समझदार हो। उसने मुझसे 2 हाथ जोड़े और मुस्कुरा दिया। तुम्हारे एक बार मिलना चाहूंगा, क्योंकि वो दोनों ड्राइवरों पर केस भी तो बनाना पड़ेगा मुझे। छोरे की बात जानने के बाद ही मैं आगे की रूपरेखा तैयार करूंगा। ठीक है, आइए, वो उसके कमरे में होगा। इतना कहकर गबरू सिंह एक कमरे की ओर आगे बढ़ा। काफी शातिर दिमाग का आदमी था गबरू सिंह। इस काले धंधे में आकर उसने परिस्थिति के अनुरूप साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाकर आदमी को वश करना अच्छी तरह जानता था। मैं भी उसके पीछे चलने लगा। अचानक ढाबे में जल रहे लैंप लपक झपक होने लगे। कहीं शॉर्ट सर्किट हुई हो, ऐसी आवाजें आ रही थीं। गबरू सिंह ने जैसे ही भीतर कदम रखा, उसके हलक से चीख निकली। उसके चेहरे पर असीम दर्द के भाव उमड़ आए। अपने सीने पर हाथ रखकर वो बस गिरने वाला ही था कि मैंने उसे लपक लिया। छटपटाकर उसने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। तभी मैंने कमरे में नजरें घुमाई। फर्श पर सेंटर में लहू का एक बड़ा धब्बा नजर आया। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। वह खून धीरे धीरे बहने लगा था। मैंने देखा कि खून में एक एक बूंदें गिर रही थी, जिससे छींटे उछल रहे थे। मैंने नजरें उठाकर छत को देखा। बड़ा ही खौफनाक नजारा था वो। गबरू सिंह का छोरा फैन के नीचे उल्टा लटका हुआ था। रस्सी से जैसे उसे कसकर बांधा गया था। कंधे से दोनों हाथों को जैसे किसी ने राक्षसी ताकत आजमाकर खींच लिए थे। वहां से भारी मात्रा में लहू बह रहा था। कटे हुए दोनों हाथों को फैन के ऊपर रख दिया गया था। गबरू सिंह की बड़ी बड़ी खुली बेजान आंखें अपने बेटे की लाश को देख रही थीं। मैं काफी हद तक डर गया था। यह काम किसी इंसान का नहीं था। फर्नांडीज और गबरू का छौरा उस बेकसूर औरत के साथ किए गए अत्याचार में शामिल थे, वरना इनकी मौत इतनी भयानक ना होती। गलती तो मुझसे भी हो गई थी। इस हत्यारे का गुनाह ढकने की गलती, नजरअंदाज करने की गलती। गबरू का सिर अपनी गोद से नीचे पटक कर मैं वहां से जान बचाकर भागा। आगे जानने के लिए सुनते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।